मानने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है कि अ, जैसे असेंबली की प्रोसीडिंग्स को हम भी वॉच करते हैं, तो वो तालमेल जो है उसमें कमी तो डेफिनेटली है। जब एक नेता बोल रहा है तो बाकी लोग जो है वो मजबूती के साथ उसके साथ, जैसे अनफॉर्चुनेटली जम्मू की एक रियलिटी ये जरूर है कि यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा होता है तो उस काम को रोकने वाले बंदे जो हैं उसमें अड़चने डालने वाले लोग जो है वो नेता प्रतिपक्ष जब खड़े होते हैं तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी कि आप उसको उम्र के तगाजे में नहीं देख सकते, आप वो कितनी बार एमएलए रहे हैं उसको नहीं देख सकते, बिकॉज ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द पार्टी टू बी द लीडर्स ऑफ द पार्टी। लीडर ऑफ द पार्टी। तो उनसे कोई सीनियर लोग भी हैं या उनसे ज्यादा उम्र वाले भी हैं जिनको लगता है कि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी नेता जो है वो सुनील शर्मा जी को ही चुना गया है पार्टी का, तो सभी को उनके पीछे जो है वो खड़ा होना था। गन हीट ऑफ मोमेंट पे भी और बिकॉज ऑफ अदर रीजंस जो है वो इस तरह के बयान दे देते हैं। हम्म। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये मेरा हम्म। काम है कि मैं इस चीज को क्लेरिफाई करता रहूं कि किसी का बयान जो है वो उसका पर्सनल बयान है या पार्टी की ऐसी सोच है, पार्टी का व्यू ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्रोचर जो है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है। लेकिन एक्शन जो है वो हर इंक्रोचर के खिलाफ होनी चाहिए, वो किसी भी खित्ते का होगा, किसी भी रिलीजन। बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा एक बयान देते हैं और कहते हैं, जहां जहां पर कश्मीरी मुसलमानों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं वहां वहां पर हम खाली करवाएंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के आम लोगों के मुद्दों को सरकार के सामने रखना और सरकार से जवाब मांगना है, क्या वो जवाब मांग पा रही है? और क्या कारण था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन शब्दों का प्रयोग किया जिन शब्दों को बाद में उन्होंने वापस तो ले लिया, लेकिन उससे एक डिबेट शुरू हो गया कि आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा है जिसके चलते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। इसलिए भी ये बात पूछना बनती है क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के बात नहीं करते हैं। तो ये जानकारी उनको किसने दी? और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता, पूर्व मंत्री और इस समय एमएलए श्यामलाल शर्मा ने कहा कि बाबूशाही है यहां पर। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठ साहब, सबसे पहले विक्रम रंधावा कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने जहां जहां पर अवैध कब्जे किए हैं, हम उन पर कार्रवाई भी करवाएंगे और उनसे वो अवैध कब्जे खाली भी करवाएंगे। वो जेडीए को लेकर उन्होंने एक सवाल पूछा था, सवाल के जवाब में जब उनको जवाब मिला तो उसके बाद उन्होंने टिप्पणी की है और ये सदन के अंदर भी उन्होंने टिप्पणी की है और उसके बाद बाहर पत्रकारों के साथ बात करके उन्होंने टिप्पणी की है। क्या भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक तौर पर यही स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक तौर के ऊपर स्टैंड ये है कि इंक्रोचमेंट जहां पे भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म। लेकिन हम इंक्रोचर्स को डिस्टिंग्विश नहीं करते कि वो कश्मीरी होगा या मुसलमान होगा या बिहार का होगा या यूपी का होगा या जम्मू का होगा। अगर किसी ने अवैध कब्जा सरकारी जगह के ऊपर किया है, वो चाहे जम्मू का हिंदू हो या कश्मीर का मुसलमान हो या किसी भी और खित्ते का किसी भी रिलीजन का बिलोंग करने वाला होगा, उसको समान ढंग से ही निपटा जाना चाहिए। आधिकारिक तौर के ऊपर पार्टी इस चीज को नहीं मानती है कि आप इंक्रोचर्स को जो है वो डिस्टिंग्विश करोगे उनके रिलीजन्स के बेसिस के ऊपर या वो कहाँ के रहने वाले हैं उसके बेस के ऊपर। ये बयान जिन्होंने दिया है उनका निजी ऐसा सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो ऐसी नहीं है। हम्म। हम सभी खित्तों को एक समान मानते हैं, हमारे लिए जम्मू और कश्मीर जो है वो एक ही जैसे हैं। और अगर कोई इंक्रोचर है तो वो चाहे जम्मू खित्ते को बिलोंग करता है या कश्मीर को बिलोंग करता है, उसमें आपस में कोई डिस्टिंग्विश करना, उसमें फर्क करना जो है ये भारतीय जनता पार्टी की अफसोस है सोच की आपको इस बात पॉजिटिव पर नहीं कि है। आपके पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, मैं इनको जिम्मेदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कई जगहों पर और कई इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स इतिहास में हुए उसमें वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया है और केवल इतना ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर जहां डायलॉग भी हुआ है वहां वो उसमें शामिल रहे हैं। देखें तो क्या आपको इस पर देखें अफसोस है कि अफसोस उनको? करने की बात नहीं है।
कुछ नेतागण हीट ऑफ मोमेंट पे भी और बिकॉज ऑफ अदर रीजंस जो है वो इस तरह के बयान दे देते हैं। हम्म। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये मेरा हम्म। काम है कि मैं इस चीज को क्लेरिफाई करता रहूं कि किसी का बयान जो है वो उसका पर्सनल बयान है या पार्टी की ऐसी सोच है। हम्म। देखिए, पार्टी की सोच किसी बयान, किसी इशू के ऊपर बनाने के लिए पार्टी में पहले अंदरूनी तौर के ऊपर पूरी डिस्कशन होती है, तभी हम्म। एक राय बनती बट है। व्हेन यू रिपीट अ स्टेटमेंट, जी। आफ्टर मेकिंग अ स्टेटमेंट यू रिपीट इट वंस ट्वाइस थ्राइस, फिर कैसे माना जाए हीट ऑफ द नहीं, मोमेंट में आपने मैं बोला? ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि किसी का पर्सनल व्यू हो सकता है, ये पार्टी का व्यू पार्टी यही का है। व्यू ये नहीं है। पार्टी का व्यू ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंक्रोचर जो है उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है। लेकिन एक्शन जो है वो हर इंक्रोचर के खिलाफ होनी चाहिए, वो किसी भी खित्ते का होगा, किसी भी रिलीजन का होगा, उसमें कोई फर्क नहीं। अच्छा शेर साहब, जब हम असेंबली के अंदर जाते हैं तो एक अजीब दृश्य देखने को मिलता है। नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष को हैकल करने की कोशिश करें, यानी उनको बोलने नहीं दे रहे। स्वाभाविक है, होता है ऐसा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी लेजिस्लेटिव पार्टी अंदर है, वो नेता प्रतिपक्ष के पीछे खड़ी नजर नहीं आती। यानी जिस तरीके से हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे होते हैं या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे होते हैं, कोई भी बात हो जाए तो राहुल गांधी शांत रहते हैं लेकिन उनका पूरा विपक्ष बोल रहा होता है। प्रधानमंत्री शांत रहते हैं लेकिन पूरा सत्ता पक्ष बोल रहा होता है। तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल उलट देखने को मिल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा खड़े होते हैं, वो वक्तव्य दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आगे से उनको बात नहीं करने दी जा रही है, शोर मच रहा है, और आपकी पूरी जो सीएलपी है वो तमाशा देख रही होती है कि भैया जो चल रहा है, शुड वी बिकम पार्ट ऑफ इट और शुड वी नॉट बिकम पार्ट ऑफ इट। क्या आंतरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई फूट है, या आंतरिक तौर पर यह है कि हमें ये नेतृत्व नहीं, ये पसंद है, इसके चलते ये सब सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है पार्टी के बीच में? देखिए, ऐसा है कि आंतरिक फूट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है पार्टी के बीच में, क्योंकि डिसिप्लिन पार्टी है और इसमें मतभेद आपस में करना और उसको जाहिर करना जो है वो तो नहीं होता है। हम्म। लेकिन ये मानने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है कि अ, जैसे असेंबली की प्रोसीडिंग्स को हम भी वॉच करते हैं, तो वो तालमेल जो है उसमें कमी तो डेफिनेटली है। जब एक नेता बोल रहा है तो बाकी लोग जो है वो मजबूती के साथ उसके साथ जैसे खड़े होने चाहिए, जैसे पार्टी अपेक्षा करती है, वैसी चीज नहीं दिख रही है। मैं कल भी एक डिबेट में, असेंबली डिबेट का एक देख रहा था कि एक हमारे एमएलए साहब के खिलाफ जो है वो कोई रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई बात कर रहा था और हमारे दूसरे एमएलए जो है वो हंस रहे थे। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये गलत सिग्नल जरूर देती हैं। भारतीय हम्म। जनता पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है एंड इट इज नोन कि हम लोग जो है वो खड़े रहेंगे एक फौज की तरह। ठीक। नेता प्रतिपक्ष जब खड़े होते हैं तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी कि आप उसको उम्र के तगाजे में नहीं देख सकते, आप वो कितनी बार एमएलए रहे हैं उसको नहीं देख सकते, बिकॉज ही हैज बीन इलेक्टेड बाय द पार्टी टू बी द लीडर्स ऑफ द पार्टी। लीडर ऑफ द पार्टी। तो उनसे कोई सीनियर लोग भी हैं या उनसे ज्यादा उम्र वाले भी हैं जिनको लगता है कि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी नेता जो है वो सुनील शर्मा जी को ही चुना गया है पार्टी का, तो सभी को उनके पीछे जो है वो खड़ा होना चाहिए, मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। साथ में पार्टी के चीफ विप जो है उनको भी थोड़ा इसके बारे में देखने की जरूरत है। उसके बारे में जो है पार्टी के बीच में भी चर्चा होगी कि पार्टी मजबूती के साथ एक यूनिट के तौर के ऊपर जो है वो काम करनी चाहिए। दिस इज नॉट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो है वो मैटर नहीं करती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, पूरी की पूरी टीम का काम करना जो है वो मैटर करता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर जोर होना भी नहीं चाहिए। हमको पार्टी को आगे बढ़ाना है, किसी शख्स विशेष को आगे बढ़ाना जो है वो पार्टी का ध्येय नहीं है। जैसे आपने कहा कि ये पार्टी का उद्देश्य नहीं है, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। फिर सर एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर और somebody जो बीजेपी में और कई जगह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आप हैं, क्या आप संतुष्ट हैं आपके पार्टी का जो परफॉर्मेंस अभी तक रहा है जम्मू कश्मीर के इस बजट सत्र में? देखिए, पार्टी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट मैं हो सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि लार्जली जो है वो मैं सेटिस्फाइड हूँ। इससे बेहतर हो सकता था।
ठीक। इसके बारे में भी मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है कि इससे बेहतर तौर के ऊपर जो है हम रूलिंग पार्टी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हम्म। हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रॉपर होने चाहिए। हम्म। तो ये जो बजट, जिस तरह का बजट सरकार ने पेश किया है, हम्म। दिस इज ए बजट ऑफ चीटिंग द पीपल। हम्म। ये लोगों को गुमराह करने वाला बजट है। इस बजट में देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे को तथ्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पिछले बजट्स को नजर में रख के कि क्या इस बजट से वो विजन जो लोगों को दिखाया गया मैनिफेस्टो के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसको पूरा करती हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखती है या नहीं। हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथ लेना चाहिए उसके बारे में। कश्मीर में जितनी भी तरक्की इस गवर्नमेंट के विजन के हिसाब से है, वो तरक्की महदूद है एक या दो डिस्ट्रिक्ट में ही। ठीक। कश्मीर के वो जिले जिनमें काफी शतकों से जो है वो तरक्की जो है वैसी नहीं हुई, जैसी जैसी श्रीनगर और बडगाम में हुई, उनके बारे में बात करने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी जो है उन इलाकों में नहीं है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमको बात उनके रखनी बारे में चाहिए। बात करें। हमको बात करनी चाहिए शेर साहब मुझे ये पुलवामा के बताइए। बारे में, हमको बात करनी चाहिए बारामूला के बारे में, हमको बात करनी चाहिए अनंतनाग के बारे में। ये सारी बातें भी होनी चाहिए। मुझे बताइए कि एमएलए कटरा हैं, वो ऑफिशियली आते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं गंडोला लगना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि ताराकोटा से भी लगे, यहाँ से भी लगे, और जो लोग उसके गंडोला के लगने के बाद जिन लोगों को उससे दिक्कत होगी, परेशानी होगी, जिनका रोजगार छिनेगा, उनको रिहैबिलिटेट किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर जब पार्टी के अंदर बात होती है तो पता ये चलता है कि पार्टी के मैक्सिमम एमएलए, मेजॉरिटी एमएलए का मत ये है कि जो कटरा का आम आदमी कहता है हम उसके साथ खड़े हैं। अब आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप कटरा के लोगों के साथ खड़े हैं या एमएलए कटरा के साथ खड़े हैं? और इसमें भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक एमएलए को लगता है कि भाई मैं तो प्रवक्ता भी मैं हूं, एमएलए भी मैं हूं, और जो मैं बोलूंगा बस वही बोलना है, और वो कोई चीज नहीं है कि पार्टी की मिलकर एक बात हो कि भाई हमने गंडोला वाले इशू के ऊपर, कटरा वाले इशू के ऊपर हमने बात क्या करनी है। देखिए, चॉइस ये नहीं है कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ या एमएलए कटरा के साथ खड़ा हूँ। हम्म। अगर ये चॉइस है तो इसका मतलब है कि एमएलए कटरा जो है वो लोगों के साथ खड़े नहीं है। हम्म। मैं तो ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि वही तो रिप्रेजेंटेटिव है, उनको लोगों ने ही चुन के आगे लाया है। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये जरूर है कि लोगों के साथ हम खड़े रहते हैं। ठीक। अगर लोगों की कोई डिमांड है जो कि जेन्युइन डिमांड है, जिसमें लगता है कि आम पब्लिक को कोई तकलीफ है, हम्म। तो उस तकलीफ को हल करना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। ठीक। देखिए, गंडोला ताराकोट में होना चाहिए, गंडोला शालीमार बाग में होना चाहिए, गंडोला जो है वो योगाश्रम में होना चाहिए या किसी और जगह होना चाहिए। हम्म। इसके लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी होती हैं। ठीक। ये हो सकता है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से ताराकोट जो है वो सूटेबल जगह हो। ठीक। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, हम्म। कटरा का पूरा टाउन जो है वो खड़ा है इस चीज के ऊपर कि ताराकोट की जगह जो है किसी और जगह पे सोचा जा सकता है, हम्म। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचने में तो कोई एतराज नहीं है। ठीक। फिजिबिलिटी जो है बाकी जगह की भी चेक की जा सकती है। हम्म। अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, मैं आपके माध्यम से जो है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, श्राइन बोर्ड के बाकी अधिकारी जो है उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है या हम्म। ऐसा विकल्प हो सकता है कि जिसमें गंडोला भी लग जाए हम्म। और लोगों को नुकसान भी ना हो ठीक। और लोग भी खुश हों, ठीक। बल्कि ये तो एक ऐसी सिचुएशन है, मैं तो इसमें देखता हूँ कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गंडोला लगने से तकरीबन 10,000 या पहले कहिए तो 5,000 लोग जो है वो गंडोला के माध्यम से जो है वो भवन के दर्शन करने जाएंगे। हम्म। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो होती है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट से हर बंदे को जो है वो फायदा होना चाहिए। हम्म। ये तो गंडोला लगना जो है कटरा के आम निवासी के चेहरे के ऊपर रौनक आनी चाहिए कि इससे ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, हम्म। बजाय इसके कि कटरा के आम आदमी जो है वो खुश हों। हम्म। अगर किसी को नाराजगी होती है तो देन इट इज ए कंसर्न फॉर अस आल्सो कि उनकी नाराजगी को दूर कैसे करना है। हम्म। तो मुझे लगता है कि पार्टी का ध्येय ये है कि राजनीति जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए होती है, आम जनता की बेहतरी के लिए होती है। इसके बारे में अगर विकल्प जो अवेलेबल हैं, जिसके बारे में लोग भी चर्चा करते हैं कि ये विकल्प अवेलेबल है, अगर उसके बारे में बात कर ली जाए, उसके बारे में सोच लिया जाए,
तो वो एक अच्छी सिचुएशन जो है वो क्रिएट जैसे हो आपने एक सकती अच्छी है। सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जो लोग इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं एक प्राचीन रास्ता है और ये यात्रा है, और यात्रा का मतलब ये है कि आपको चल के माता के भवन तक पहुंचना है, माता के दरबार तक पहुंचना है। तो उनका ये मत है कि जब इस प्राचीन रास्ते को ही आप खत्म कर देते हो और आप सब चीजें आधुनिक कर देते हो, तो वो कहते हैं कि आम जो श्रद्धालु है उसको नुकसान होगा और उससे कटरा के आम कारोबारी को भी नुकसान होगा। और जो कारोबार करने वाले लोग भी, जब मेरी उनसे भी बात हुई तो उनमें से भी कई जो बड़ी चेन्स वहां देखिए, पर आई थी। ये दो क्वेश्चन है। जी जी। एक तो ये है कि क्या प्राचीन रास्ते को मेंटेन करने के लिए हम प्रोग्रेस को रोक दें, हम्म। नए नए विकल्पों को रोक दें, हम्म। सिर्फ इसलिए कि पुराना रास्ता जो है वो श्रद्धा के साथ एसोसिएटेड है और इसलिए नए रास्ते जो है वो नहीं होने चाहिए। हम्म। मेरी राय इसमें शायद आपके साथ नहीं है, हम्म। क्योंकि नए रास्ते, नए तरीके जो है वो तो चलते रहेंगे, उनको ठीक। रोकना पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक। जब हेलीकॉप्टर की यात्रा शुरू हुई थी तब भी यही बात हुई थी, ठीक। नई सड़क बनी थी तब भी ये बात हुई थी। ठीक। रास्ते रुकेंगे नहीं। ठीक। जैसे अगर आप तिरुपति अगर कभी गए, हम्म। तो तिरुपति में जो ट्रेडिशनल रास्ता है जिसमें लोग पैदल चलते हैं वो भी है, हम्म। और सड़क भी है, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो तिरुपति मंदिर तक जाती है। हम्म। जिनकी श्रद्धा है पैदल रास्ते में चलने की वो पैदल रास्ते से जाएंगे, जो गाड़ी में जाके ऊपर पहुंचना चाहते हैं वो वहां पे भी जाएंगे। यानी आप कह इसलिए रहे हैं कि रास्ते नहीं दोनों रुकेंगे, दोनों रास्ते जो हैं ये वो। दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन लेकिन हम्म। मैं दूसरा क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नए रास्ते या नए तरीके भवन पहुंचने वाले हम्म। वो लोगों के कारोबार के ऊपर, लोगों की आम जिंदगी के ऊपर कोई नेगेटिव असर डालते हैं? हम्म। उसके बारे में जरूर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नए रास्ते, नए तरीके जो है वो, जो भवन पहुंचने वाले जो हैं, हम्म। वो ये जरूर सोच के पहुंचने चाहिए कि जो कारोबारी है कटरा का, हम्म। जो आम आदमी है कटरा का, उसके बारे में भी चिंता होनी चाहिए। जैसे हम्म। गंडोला चलने से ऑलमोस्ट हम्म। जो पिट्ठू पोनी वाले जो हैं, वो उनका काम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक। अगर इतने लोग जो है वो गंडोला से जा रहे हैं, तो हम्म। पिट्ठू पोनी से तो कोई जाने वाला जो है वो बंदे जो है बड़े कम हो जाएंगे। हम्म। उनके बारे में किसने चिंता की? अब ठीक। उनके बारे में तो कोई सोचना चाहिए ना, कि इनको, जिनको आप हजारों लोग, और वो डिफरेंट समुदाय से हैं, उसमें ज्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय से लोग हैं जो हम्म। पिट्ठू हैं और पोनी वाले हैं या हम्म। पालकी वाले हैं। अब उन्होंने कई सदियों से जो है सेवा की है, कई हम्म। पीढ़ियों से सेवा की है माता वैष्णो देवी जी की, इस हम्म। मार्ग के ऊपर। तो क्या उनके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए? उनके बारे में भी जरूर चिंता होनी चाहिए। कारोबारी जो कटरा का है, जिसने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा दिया है होटल बनाने में, रेस्टोरेंट बनाने में, दुकानें बनाने में, बड़े लोगों ने जो है बैंकों से लोन लिए हुए हैं, हम्म। अगर उनका कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ठीक। तो वो कोई एक अच्छी जो है वो गवर्नेंस की पोजीशन नहीं होती। हम्म। इसलिए मेरी ये सोच है कि नए रास्ते जो है वो बनने चाहिए। ठीक। गंडोला को अपोज करना जो है वो बिल्कुल गलत होगा, हम्म। लेकिन गंडोला को इस तरह से ऑपरेट किया जाए कि कटरा की एग्जिस्टिंग जो इकोनॉमी है, हम्म। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कोई नुकसान न हो बल्कि फायदा हो। नए नए रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन पुराने रास्तों को बंद नहीं करना चाहिए। चाहिए। सेठ साहब, एक केंद्रीय मंत्री से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया जी। कि जम्मू, मैंने उनसे पूछा जम्मू और कश्मीर में जब आप डेवलपमेंट के काम करते हैं तो कहाँ दिक्कत ज्यादा आती है? तो उनका जवाब था जम्मू में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कोई भी प्रोजेक्ट हम जब लगाना चाहते हैं, रास्ता बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस हर जगह बहुत ज्यादा है। उसके कंपेरेटिवली उसने कहा कि हमने कश्मीर में किसी जगह किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं देखी, और अगर कहीं कोई रेजिस्टेंस हुई भी, किसी अगर जगह हुई भी, तो वहां पर डीसी ने, डेवकॉम ने, किसी ने मध्यस्थता की और मामला निपट गया और आगे बढ़ गया। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो विकल्प क्या है? क्योंकि देखिए, जम्मू की डेवलपमेंटल नीड्स कश्मीर के कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि हमारा सारा टेरेन हिली टेरेन है। दूसरा यह है कि ट्रेन अब घाटी पहुंच चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ ट्रेन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे कारोबार पर और बाकी चीजों पर भी असर पड़ना शुरू होगा। तो क्या विकल्पों की ओर हमको भी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? और दूसरा, क्या ये सच है कि वाकई जमीन से जुड़े हुए केसेस जम्मू संभाग में ज्यादा हैं, डिस्प्यूट्स यहां पर ज्यादा हैं, और हर नए प्रोजेक्ट को रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जम्मू संभाग में है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली जम्मू की एक रियलिटी ये जरूर है कि यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा होता है तो उस काम को रोकने वाले बंदे जो हैं उसमें
अड़चने डालने वाले लोग जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर जम्मू हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है और कश्मीर हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है एक ही टाइम पे कंसीव की जाती है। ठीक। कश्मीर हाई कोर्ट का जो है फर्स्ट फेज कंप्लीट भी हो गया। हम्म। जम्मू हाई कोर्ट में जो है वो फाउंडेशन स्टोन बनने के बाद कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने उसको अपोज कर दिया कि आप यहाँ पे जो जगह यहाँ पे बना रहे हो वहां से इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि इन्वायरमेंट की क्लियरेंस भी हो गई, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हर जगह से हो जाती है। जब जम्मू के विकास की बात होती है तो कुछ लोग कुछ संस्थाएं हमारे बीच में से खड़े हो जाती हैं जिनके कोई अपने पर्सनल मौकूफ होते हैं, और पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं, पर्सनल जो मौकूफ है, वो कम्युनिटी के मौकूफ से ऊपर कर दिए जाते हैं। इसलिए जम्मू में डेवलपमेंट जो है जब भी करने की बात आती है, दिक्कतें जो है वो जम्मू में जरूर आती हैं। हम्म। जम्मू को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। कश्मीर में ये नहीं है। कश्मीर में अगर कोई नई चीज जो है वो डेवलप की जाती है तो कश्मीर में उसकी अपोजिशन नहीं होती, बल्कि लोग वेलकम करते हैं कि आप बनाइए, कहीं पे बनाइए, लेकिन हम्म। बनाइए जरूर। हमको एक इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर कहीं से ये डिमांड होती है कि जम्मू को जो है वो कश्मीर से ज्यादा मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, तो फिर जम्मू के बारे में सोचना भी तो चाहिए। अगर जम्मू की बेहतरी के लिए कोई चीजें बनती हैं या हम्म। कोई चीजें आती हैं, तो फिर उसमें अपने पर्सनल बेनिफिट्स और फायदे देखने के लिए जो है उसको इस्तेमाल न करके एक रीजन के लिए बेहतरी के लिए क्या चीज हो रही है उसके बारे में। हम कोई चीज अगर जम्मू में बनने के लिए आती है तो पहले मैं ये सोचूंगा कि मुझे उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। क्या मेरे घर में उससे 100 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया ज्यादा आने वाला है। फिर अगर कोई चीज बनेगी तो सबसे पहले उसके आसपास की जगहों के ऊपर कब्जा होने की बात होगी कि इसको हम्म। कमर्शियली कैसे यूज करना है। आप रीजन की डेवलपमेंट के लिए काम होने दोगे तो रीजन आगे बढ़ेगा। अगर रीजन आगे बढ़ेगा तो तभी बेहतरी हो सकेगी। जम्मू में टूरिज्म के पोटेंशियल बेशुमार हैं। हम्म। शायद कश्मीर से भी ज्यादा है जम्मू में पोटेंशियल हम्म। टूरिज्म के। लेकिन टूरिज्म के नाम के ऊपर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि हम लोग बीच में से अपोजिशन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ज्यादा। चलिए सर, रेजिस्टेंस समय ज्यादा है। समय थोड़ा कम है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा गंभीर आरोप असेंबली के अंदर लगाया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री आए। शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उनको अब लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई से निकाल दिया गया है, पर उनका कहने का मतलब ये था कि केंद्रीय गृह मंत्री आए और आपको पार्टी को डांट कर शायद चले गए हैं। तो एक तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बात अगर उन्होंने कही है तो उन तक कहीं से पहुंची है, तो क्या ऐसा कुछ है, और अगर नहीं है या अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, एक बात तो ये है कि जो शब्द आपके मुंह के अंदर हैं हम्म। वो नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन वो शब्द मुंह से बाहर निकलने के बाद वापस नहीं आते। ये वो तीर है जो चलने के बाद वापस नहीं आएगा। ठीक। वो असेंबली के रिकॉर्ड से जरूर हट गया होगा, हम्म। वो सोशल मीडिया से तो कभी नहीं हटेगा। वो तो रहेगा वो वहां पे। सोशल मीडिया पे रहेगा। उसका इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या पड़ा वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम्म। और मुख्यमंत्री साहब को मैंने पहली बार देखा है कि आप अपना आपा खो बैठे। ठीक। वरना ही इज ए वेरी कूल पर्सन, जो कि अपने आप को प्रेजेंट भी वैसे करते हैं कि इज वेरी कूल। हम्म। लेकिन ये पहली बार हुआ कि आपा खोने के बाद इस तरह के शब्द चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में यूज किए, जो शायद उनसे पहले न कभी किसी ने यूज किए और ना उनके बाद कोई यूज करेंगे। करेगा। और ये चीफ मिनिस्टर साहब को मैं उनको फैमिली गिनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि ही हैज टू अंडरस्टूड, ही हैज हम्म। टू अंडरस्टैंड हम्म। कि वो किस लिगेसी को बिलोंग करते हैं। ठीक। मतलब ये चीज सोचना कि ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की फैमिली का कोई शख्स है जो इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। क्या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में ये चीज लिखी नहीं जाएगी, ये मिट जाएगी। हम्म। दूसरी बात ये है कि गृह मंत्री को शायद फिर उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो जानते नहीं। हम्म। और यही मैंने पहले भी बड़ी बार जिक्र किया था कि ये आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, हम्म। दैट इज द रीजन फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है उसको होम मिनिस्टर साहब के बारे में पता भी नहीं है। हम्म। ही डजंट नो कि होम मिनिस्टर साहब जब बात करते हैं पार्टी के नेताओं से हम्म। तो वो एक शिष्टाचार के दायरे में रह के बात करते हैं।
होम मिनिस्टर साहब से ये उम्मीद करना कि होम मिनिस्टर साहब किसी को डांटेंगे, वो तो लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, हम्म। ये भी उम्मीद करें कि होम मिनिस्टर साहब किसी को डांटेंगे, वो भी नहीं होता है। हम्म। गृह मंत्री जी अगर जम्मू में आते हैं पार्टी की मीटिंग्स में, हम भी उस मीटिंग में रहते हैं, गृह मंत्री साहब समझाते जरूर हैं, निर्देश जरूर देते हैं कि इस तरह के माहौल में जो है हमारे को इस तरह से काम करना चाहिए, दैट इज फॉर कोलेक्टिवली फॉर एवरीबॉडी। ठीक। मैंने ये नहीं देखा है कि गृह मंत्री साहब ने किसी को डांटा भी होगा। ये तो जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल उमर उमर साहब ने की है, ये तो बिल्कुल ही अश्लील लैंग्वेज है। हम्म। लेकिन पिछली इस दौरे में गृह मंत्री साहब जब जम्मू कश्मीर में आए थे, कुछ हम्म। मीटिंग्स में मैं भी था, इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं थी कि किसी को कोई डांटा गया हो या वैसा कोई इस्तेमाल किया गया हो। जनरल चर्चा जो है वो पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर जरूर जम्मू कश्मीर के बारे में हुई, कुछ निर्देश जो है वो हमारे को भी दिए गए पार्टी हम्म। के माध्यम से, पार्टी के नेता होने के नाते, कि हाउ वी शुड कंडक्ट आवरसेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। हम्म। होम मिनिस्टर साहब का कंसर्न ये रहता है कि लोगों की बेहतरी के लिए पार्टी को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कैसे किया जाना चाहिए। ठीक। तो उमर साहब ने ये गुस्से में बात कही है या फ्रस्ट्रेशन में बात कही है, बिकॉज प्रोबेबली ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। मैंने हम्म। पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट उमर साहब से चल नहीं रही है। हम्म। आप कह रहे हैं शायद कैबिनेट उस वजह से उन्होंने। कैबिनेट भी पूरी बना नहीं पा रही है। हम्म। और जिस तरह से बजट बना है, और जिस बजट में दिखाने के लिए, देने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम्म। जब उसकी क्रिटिसिज्म होती है बजट की, तो उमर साहब फ्रस्ट्रेशन में जो है इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये खाली उमर साहब नहीं कर रहे। अगर उमर साहब के साथ अगर आप देखेंगे तो उसी असेंबली के सेशन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी इसी तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौच वाले। हम्म। सतीश शर्मा साहब, जो कि मैंने जिनको अ, काफी देर छोटे होने से देखा है, कभी सोचा नहीं था कि सतीश जी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सतीश जी भी वल्गर लैंग्वेज और अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। हम्म। सकीना ईटू जी भी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, जावेद राणा साहब भी करते हैं इस तरह की। हम्म। अब ये क्या हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी कैबिनेट जो है वो एब्यूजिव हो गई। हम्म। आप अगर आपने पहले भी असेंबलीज को कवर किया है, उमर साहब के पहले टेन्योर को भी कवर किया है, कभी देखा नहीं होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो एब्यूजिव हो जाए और दूसरों को गालियां निकालना हम्म। शुरू कर दे। स्पीकर साहब हो गए थे लेकिन सो कैबिनेट नहीं क्वांटिटी, हुई। हाँ, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इंटरेक्शन हैज गॉन डाउन। हम्म। मेरा कंसर्न वो ज्यादा है। ठीक। मेरा कंसर्न ये है कि जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर्स को और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स को पूरा हिंदुस्तान कैसे देख रहा है और क्या सोचेगा उसके बारे में कि ये किस तरह की असेंबली चल रही है और किस तरह का आपस में बयानबाजी हो रही है और किस तरह की गाली गलौज हो रही है। अंत में सेठ साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि गाली गलौच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में आप ही की पार्टी के एक और बड़े नेता ये कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इस वक्त बाबूशाही चल रही है और इनको लगता है कि इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो फिर एक आम नागरिक ये पूछता है कि सरकार कहती है कि जी ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये तो उपराज्यपाल के दिशा निर्देश के अनुसार चलते हैं, बीजेपी कहती है कि जनाब ये तो हमारी भी नहीं सुनते हैं। तो फिर आपसे समझना चाहूंगा कि परिस्थिति क्या है, व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या आप भी यही मानते हैं जो आपके एक एमएलए मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद, रिस्ट्रिक्टेड पावर होने के बावजूद, जो यूनियन टेरिटरी की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को इफेक्टिवली चला सकती है। ठीक। अगर उमर साहब और उमर साहब की कैबिनेट को चलाना आए, हम्म। तो इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को उमर साहब आराम से चला सकते हैं। ठीक। अब हम तो तरीका समझा नहीं सकते, या हम अगर समझना चाहेंगे तो समझा भी देंगे। हम्म। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का तरीका होता है, ठीक। वो तरीका इनको आ नहीं रहा। दूसरी बात ये जरूर है कि कुछ हद तक ये बात भी दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो शायद अपने आप को कंडक्ट वैसे नहीं कर रही जैसे कि ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए। ये करना चाहिए। मानने में कोई एतराज भी नहीं है, ठीक। ये मानने में एतराज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को जो ये फील हो गया हम्म। कि दो सेंटर्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हम्म। ब्यूरोक्रेट जो है वो समझदार भी होता है और चालाक भी होता है। ठीक।
वो इन दोनों सेंटर्स का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर करते हैं। रहा है, बिल्कुल। वो इन दोनों में फॉल्ट लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस फॉल्ट लाइन में ही वो अपने आप को जो है वो ग्रो करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये एक ऐसा कीड़ा है कि जो चट्टान की दरारों के बीच में जो है वो पनपता है। हम्म। इनको चट्टानों की दरारें जो हैं वो जो दिखी, तो उसमें इन्होंने अपने लिए रास्ते बनाने जो है वो शुरू किए हैं। हम्म। लेकिन अगर समझदारी से गवर्नमेंट चलाई जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स को कसा नहीं जा सकता या उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसी सिचुएशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे, हम्म। जिस हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वहां से काफी चीजें कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि कैबिनेट मंत्री हों, हम्म। वो काम इन्हीं ब्यूरोक्रेसी से वो करवा रहे हैं जिससे उनको फायदे होते हैं। जब आप ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करते हो उन कामों के लिए जो आपको फायदा दे रहा है, लीगल और इलीगल, तो फिर हम्म। ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, जिन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया। एक तो उन्होंने ये माना कि हाँ, पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नजर आ रही है। दूसरा, लेकिन उन्होंने सबसे अहम बात ये कही है कि सरकार चलानी हो तो एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार भी चलाई जा सकती है, लेकिन चलाने के लिए अनुभव होना और चलाने के लिए वो इंसान के पास काबिलियत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी इनका साफ तौर पर इशारा ये है कि वो सरकार चलाने की काबिलियत चूंकि सरकार में नहीं है, इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि ब्यूरोक्रेट हमारी बात नहीं सुनते। और उसके बाद अंत में जो बात कही उन्होंने, अपेक्षा नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंत्री जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेशन इन तमाम लोगों से नहीं थी। लेकिन चूंकि स्तर इतना ज्यादा डिबेट का गिर गया है, इसके चलते इस शब्दावली का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह है।